हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ 10 एमसीक्यू अ डे सीरीज। इन टुडे सेशन हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल बी से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 आईबीसी। तो काफी बार ना इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले एग्जाम में, और अगर आप जैब नवंबर 2025 को टारगेट करें ना, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिनका हमने एक बहुत ही अच्छा पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फाइल को एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और आसान बना सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट है, कौन सी बॉडी एक्ट एज एपेलेट अथॉरिटी फॉर मैटर एडजुडिकेटेड बाय द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी के द्वारा। जो भी मैटर्स है कि आप आगे जाके आप अपील कर सकते हो, किसके पास अपील कर सकते हो आईबीसी में? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल, सिक्योरिटी अपेलेट ट्रिब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जैसे आपका होता था ना डीआरटी में, डीआरटी के फैसले से खुश नहीं हो डीआरएटी में जा सकते हो, वैसे ही जो आपका नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के रिगार्डिंग जो मैटर है ना, वो आप नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल में लेके जाओगे, क्योंकि यही वो अथॉरिटी है, जस्टिकेटिंग अथॉरिटी, जो मैटर्स की सुनवाई करेगी। अगर आप फैसले से खुश नहीं हो एनसीएलटी के, जैसे जो कंपनीज वगैरह होती हैं, आईबीसी बनाया क्यों गया था? आईबीसी 2016 जो ये कोड लेके आया था, पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था और कंपनी को भी ये लग जाता था कि अगर हम डिफॉल्ट कर रहे हैं तो हमारे ऊपर क्या ही एक्शन लिया जा रहा है, राइट। पर यहाँ पे ना आईबीसी में एक साइड से क्या है, कोर्ट में एक तरीके से फैसला नहीं सुनाया जाता, ऑप्शंस देखे जाते हैं, क्या कंपनी को बचाया जा सकता है, कुछ रीस्ट्रक्चरिंग रीशेड्यूलिंग के ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि नहीं है। अगर वो नहीं होता ऑप्शन, फिर जाके लिक्विडेट होती है कंपनी। ठीक है, तो आईबीसी में इस तरीके से जो है हम कॉरपोरेट इंडिविजुअल्स वगैरह के मैटर्स को सॉल्व करते हैं। तो एनसीएलटी बेसिकली कॉरपोरेट मैटर्स को सॉल्व करता है, और उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई अपील करनी है तो फिर आप नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल में जाके करते हो। ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज एलिजिबल टू बी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनली। आईपी कौन होते हैं? बेसिकली जो एक्चुअल में ग्राउंड वर्क करते हैं। ये आईबीसी में कुछ बॉडीज है, आपकी आईबीबीआई, फिर आपकी आईपी, फिर आपकी एजेंसीज होती हैं, फिर आईयू है आपकी इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। जो आईपी है बेसिकली ग्राउंड वर्क ये करते हैं, जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होती है ना, इनके द्वारा की जाती है, सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना इनका काम होता है। तो कौन होगा ये? क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल, या जिसकी कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो, या जो एनरोल हो विद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी एंड इट्स मेंबर, या eligible person who is registered with IBBI and enrolled with an IPA, that is insolvency professional agency। ठीक है, तो देखो क्वालिफिकेशन पे जो हमें दिए बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, इसमें इनकम्प्लीट सी इन्फॉर्मेशन है। क्वालिफिकेशन मैटर करती है, पर उसके साथ ना उनको रजिस्टर्ड भी करवाना है आईबीबीआई में और आपका आईपीए में। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखनी है, ये स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। बोर्ड रजिस्टर करेगा आईपीओ को कि प्रमोट करे प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। बोर्ड इंश्योर करता है कि प्रमोशन ऑफ एथिकल कंडक्ट हो अमंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, कि वो अच्छे से काम करे, उनके रिगार्डिंग अगर कोई कंप्लेंट आ रही है तो उस पर सुनवाई की जा सके, उनको ये बताया जा सके कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट आपने रखने और किस तरीके से काम करने, बेसिकली उनके ऊपर सुपरविजन जो करना होता है। क्या बोर्ड कंसीडर नहीं करेगा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर जब रजिस्टर करनी है आईपीए? तो ऐसा तो कुछ नहीं है, वो तो कंसीडर करेंगे ही करेंगे। तो हमारी ऑप्शन ए सही है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, ऑप्शन थर्ड गलत है। बेसिकली जो हमारी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज होती है ना, वो एक तरीके से सुपरविजन रखती है किसके ऊपर? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के ऊपर, क्या वो ढंग से काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट रेगुलेशंस उनकी, अगर उनके ऊपर ही कुछ गलत इल्जाम लगा है तो उसके लिए भी स्टैंड लेना, अगर कुछ गलत हो गया उनकी साइड से, कोई डिसीजन गलत लिया गया है, या कोई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ही अच्छे से काम नहीं करना, तो सब सारी चीज़ों का चेक जो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज रखती हैं। पर वो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डेटर और क्रेडिटर तो कंसीडर करेंगे ना, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। तो डज नॉट नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, इसलिए ये ऑप्शन आपकी गलत होगी। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। आईबीबीआई एक तरीके से जो टॉप लेवल पे होता है ना, वो हमारा
IBBI है उसके नीचे ये सारे लोग हैं जो हम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं, आईयू की बात करेंगे, आपकी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज की बात करेंगे, इनको रेगुलेट करता है ये। तो हाँ, ये सेटअप किया गया था 1 अक्टूबर 2016 अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। और ये रेगुलेटरी ओवरसाइट बेसिकली प्रोवाइड करता है कि सारे लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स अपना काम कर रहे हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज एज पर द जो लॉज बनाए गए हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग काम कर रही है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज क्या होती है इसके आगे भी, इसके ऊपर भी आगे क्वेश्चन है, तब हमें पता चल जाएगा। चेयरपर्सन जो होते हैं इनके और जो अदर मेंबर्स होते हैं सर्व फॉर अ टर्म ऑफ 5 साल और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर। जो एक्सेप्ट एक्स ऑफिशियो मेंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, तो ये वो मेंबर होते हैं जब तक इनकी टर्म्स है, ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं इनके लिए रखा गया कि इतने टाइम तक ही अपॉइंट होंगे। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अपॉइंट होते हैं ये वाले मेंबर जो होते हैं आपके, ठीक है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द प्रोफेशंस ऑफ वैल्यूअर्स इन इंडिया अंडर द कंपनी रूल्स 2017। तो स्टेटमेंट सही आपकी डी है, 1 2 3 एंड 4 सारे ही ऑप्शन यहाँ पे सही है रिगार्डिंग द IBBI के बारे में, ठीक है। तो ये बोर्ड बनाया था बेसिकली एक तरीके से कि जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं वो इनके द्वारा सॉल्व किए जाएंगे। नेक्स्ट, consider the following statement regarding the applicability and objective of IBC. IBC हमारा कवर करता है कॉर्पोरेट डिफॉल्ट ऑफ 1 करोड़ और मोर एंड इंडिविजुअल डिफॉल्ट ऑफ 1000 और मोर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। IBC में ना हम वही डिफॉल्ट, कॉर्पोरेट डिफॉल्ट यानी कि कोई कंपनी है, मान लीजिए कोई कंपनी है ABC, अब इसने डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है, 1 करोड़ और उससे ज्यादा का, तो वो वाले केसेस को डील करेगा। और इंडिविजुअल्स की बात करें तो अगर उन्होंने डिफॉल्ट किया होगा 1000 या उससे ज्यादा का, उनको डील करेगा। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंश्योर बैलेंस इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर। आपका IBC कंसोलिडेट करता है और अमेंड करता है एग्जिस्टिंग इंसॉल्वेंसी लॉ को कि एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क बने। हाँ, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो फ्रेगमेंटेड से लॉ बनाए गए ना इंसॉल्वेंसी को लेके, पहले क्या फैसला नहीं सुनाया जाता था, बैंक को पैसा नहीं मिलता था, तो उन सबको ना एक तरीके से एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क क्रिएट कर दिया जाए। तो प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट जो रहती है अंडर IBC वो गवर्नमेंट ड्यूज को दी जाएगी हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो ये गलत है हमारा यहाँ पे। प्रायोरिटी किसको दी जाती है? बैंक को, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को, उनको जो है प्रायोरिटी दी जाएगी यहाँ पे। तो ऑप्शन ए 1 2 एंड 3 फोर्थ आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं कि कंपनी ने डिफॉल्ट किया, कंपनी ने बैंक से लोन लिया, तो ऑब्वियसली बैंक से लोन लिया तो बैंक का पैसा सबसे पहले जो है वो वापस होगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। IU के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, क्या रोल है उनका? कलेक्ट करना, ऑथेंटिकेट करना, डिसमिनेट करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। टू ऑपरेट एज एन IU पर्सन मस्ट ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम IBBI. IBBI may require each IU to establish a governing board with independent members. ये IU are obligated to ensure interoperability with other IUs. तो कौन सा सही ऑप्शन है? ऑप्शन डी सारे ही सही है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का मेन काम होता क्या है? जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है उनको कंपनी के रिगार्डिंग में डिटेल्स चाहिए। जैसे कंपनी ABC ने डिफॉल्ट किया, अब हमारा कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो जो IP है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए कंपनी की। तो अब कंपनी से बार बार जाके ढूंढ के टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि IBC का मेन एम ही क्या है? टाइम बाउंड मैनर में सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ठीक है। टाइम बाउंड मैनर में सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है कि जल्दी से प्रोसेस स्टार्ट हो। अगर कंपनी को बचाया जा सकता है वेल एंड गुड, अगर नहीं बचाया जा सकता तो फिर लिक्विडेट की जाती है, लास्ट स्टेप जो होता है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी, यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन जो वो स्टोर होती है, ठीक है, कि जो भी इंफॉर्मेशन जो है आपके इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को चाहिए होती है। नेक्स्ट, हमें ये स्टेटमेंट सीखनी है रिगार्डिंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, दैट इज CIRP, कि रेजोल्यूशन प्लान जो है सबमिट करवाया जाएगा बाय रेजोल्यूशन एप्लीकेंट इज फर्स्ट एग्जामिन किया जाएगा, अप्रूव्ड किया जाएगा बाय इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो होती है वो अप्रूव करेगी रेजोल्यूशन प्लान अगर उनको लगता है कि एज पर द लॉ ही क्रिएट किया गया है। जब अप्रूवल लिया जाता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से, तो जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है उनके पास 1 साल होता है टू ऑब्टेन नेसेसरी लीगल एंड रेगुलेटरी अप्रूवल। अगर रेजोल्यूशन प्लान रिजेक्ट हो गया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा तो कॉर्पोरेट डेटर इज ऑटोमेटिकली लिक्विडेटेड। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? B2 3 एंड 4 आर राइट, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपकी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्यों गलत है? एग्जामिन किया जाएगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल से, उसको अप्रूव नहीं किया जाता इनके द्वारा, वो COC के द्वारा किया जाता है, क्रेडिट ऑफ द कंपनीज के द्वारा जो है अप्रूव किया जाएगा। ये आपके इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के द्वारा नहीं प्लान को अप्रूव किया जाता है, ठीक है।
और यहाँ पे जो ये फैसला होता है ना, ये आपको 180 डेज में जो है ये सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। बाकी 90 डेज और मिल सकते हैं, एक्सटेंडेड पीरियड मिल सकता है, और पूरी ओवरऑल जो प्रोसेस है कंपनी के इंसॉल्वेंसी से लेके वो 330 डेज का टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर जो है आपको सॉल्व करना है ये पूरी प्रोसेस को। तो कई बार इससे भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस का असली में मीनिंग ये होता है कि अब देखा जाएगा जिस कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो क्या ऑप्शंस है, क्या कंपनी को बचाया जा सकता है। कुछ रीस्ट्रक्चरिंग की ऑप्शन दे दी, डेट को रीशेड्यूल करवा दिया, कुछ डेट रिटर्न ऑफ कर दिया, कुछ माफ कर दिया। अगर वो सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं तो फिर जाके लिक्विडेट हो जाती है आपकी कंपनी। ठीक है। Next, consider the following statement regarding creditors and debt under the IBC. Financial debt जो disbursed against the consideration for the time value of a money, home buyer are recognized as operational creditor under the IBC. Debt arising from the provision of goods and services और उसको classify किया जाता है as a operational debt या statutory dues payable to the state government are considered operational debt. तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है आपकी? ऑप्शन बी 1, 3 एंड 4 सही है बिल्कुल। फाइनेंशियल डेट डिस्बर्स किया जाता है फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जैसे लोन दिया है 50 लाख का किसी कंपनी को, तो नेक्स्ट ईयर के होगा उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, जो इंटरेस्ट के साथ भी चार्ज किया जाता है बैंक लेते तो इंटरेस्ट चार्ज करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अकॉर्डिंग वो इंक्रीज होता है। डेट जो अराइज होता है ना फ्रॉम प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको ऑपरेशनल डेट ही बोला जाता है। ऑपरेशनल डेट एक तरीके से ना कि जैसे आपने जो है पैसा पे करना है, जो ये गुड्स और सर्विसेज के जो प्रोविजन है, गवर्नमेंट का कुछ पैसा पे करना है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह पे करने, तो ऑपरेशनल डेट कंसीडर किया जाता है। होम बायर को ऑपरेशनल क्रेडिटर नहीं बोला जाता, वो आपके आईबीसी में ऑपरेशनल क्रेडिटर कंसीडर नहीं होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन 2 जो है वो गलत है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनिशिएशन ऑफ द प्रोसेस अंडर आईबीसी। किस तरीके से प्रोसेस को इनिशिएट किया जाता है? जो कंपनी जिन्होंने डिफॉल्ट किया 1 करोड़ का और मोर इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। आईबीसी प्रोवाइड 2 मेन ऑप्शन, रेजोल्यूशन प्रोसेस जो सीआईआरपी था हमारा, और लिक्विडेशन। ठीक है, तो ये सीआईआरपी की है, रेस्क्यू किया जाए, रिस्ट्रक्चरिंग की जाए, फिर अल्टीमेटली लिक्विडेशन में जाए। Bankruptcy is a formal process where an individual voluntarily declares themselves bankrupt. Insolvency and bankruptcy are identical term with the same legal meaning and process. तो आपका ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। देखो, कंपनी जिनका डिफॉल्ट है 1 करोड़ का और उससे ज्यादा का, तो उनको इनिशिएट करनी होती है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की। आगे क्या ऑप्शन है उनके पास? उन्होंने डिफॉल्ट 1 करोड़ का किया है, तो हाँ ये 2 मेन ऑप्शन ही होते हैं, सीआईआरपी या फिर बाद में लिक्विडेशन। अगर नहीं बचाया जाता तो फिर लिक्विडेशन होती है। बैंकरप्सी फॉर्मल प्रोसेस है, इंडिविजुअल यानी कि कंपनी खुद ही डिक्लेयर कर रही है कि अब मेरे पास पैसे नहीं, मैं नहीं चुका सकती, या इंडिविजुअल खुद बोल सकते कि आई डोंट हैव अ मनी टू पे द डेट। ठीक है, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी आपके आइडेंटिकल टर्म्स नहीं है, दे आर डिफरेंट टर्म। बैंकरप्सी हमने बात की ज्यादा फॉर्मल है, इंसॉल्वेंसी क्या है कि कोई कंपनी जो है ना वो पैसा नहीं चुका पा रही है, लोन नहीं चुका पा रही है, तो फिर देखा जाएगा कुछ रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह की जा सके, कुछ डेट जो है रिटर्न ऑफ कर दिया जा सके। अगर फिर भी नहीं बात बनती तो फिर लिक्विडेशन में आ जाता है। बैंकरप्सी में खुद से वॉलंटरली जो इंडिविजुअल ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं बैंकरप्ट हो चुका हूँ, मैं पैसा नहीं चुका सकता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। इंडिविजुअल्स होते हैं जो कैरी आउट करते हैं एक्चुअली इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स। टू बिकम एन आईपी, इंडिविजुअल मस्ट बी अ मेंबर ऑफ एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, या passing the limited insolvency examination is mandatory for registration. Only individual with background in law are eligible to become an IP। तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, कि वो इंडिविजुअल हैं जो एक्चुअल में इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स को कैरी आउट करते हैं। मेन वर्क वही करते हैं, ग्राउंड लेवल पे जो काम होता है ना एक्चुअली कंपनी के साथ डील करना, सारी चीजें करना, वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल करते हैं। हाँ, जो अगर इनको आईपी बनना है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना होता है, तो उनको मेंबर होना चाहिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। इनके बारे में हमने डिस्कस किया कि ओवरऑल सुपरविजन करती है आईपी का। तो पासिंग द लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन मैंडेटरी होता है, एग्जाम होता है इनका जो मैंडेटरी फॉर द रजिस्ट्रेशन। पर जिनका बैकग्राउंड इन लॉ है वो ही एलिजिबल नहीं होते आईपी में, सीए वगैरह भी, वो भी एलिजिबल हो सकते हैं। मैनेजमेंट का किसी का बैकग्राउंड है तो ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई है कि अगर लॉ का बैकग्राउंड है तभी आप एलिजिबल हो टू बिकम द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। राइट।
तो इसी के साथ ना हमने ये इस बेसिकली इस चैप्टर से कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं, बट आप इस चैप्टर को और डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है संकल्प सीरीज का, जहाँ पे बहुत ही डिटेल में ना आपको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो है कोड के बारे में बताया गया है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस वीडियो को देख के ना आप अपनी प्रिपरेशन को और आसान बना सकते हो। अब जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत ही कम टाइम रह गया है जैप की प्रिपरेशंस के लिए, एग्जाम अभी अप्रोच कर रहा है, 2 नवंबर को आपका फर्स्ट एग्जाम है, राइट। तो आपको क्या करना है, अभी भी टाइम है, आप अपनी जैप की प्रिपरेशन कर सकते हो। कोर्सेज में क्लिक जाना है, कोर्सेज में जैप कोर्सेज पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप जैप कोर्सेज पे क्लिक करते हो ना, तो यू नीड टू स्क्रॉल डाउन। तो आप स्क्रॉल डाउन करोगे, यू विल सी हेयर एक तो आपको कंप्लीट मास्टर कोर्स यहाँ पे मिलेगा, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स एंड मॉक टेस्ट मिलेंगे विद फ्लैट 75% ऑफ। कोड यूज करना है आपने जैप 75। देन सुपर क्रैश कोर्स का बैच 3 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे लाइव क्लासेस मिलती है, कॉन्सेप्ट नोट, सॉल्व PYQ, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट विद फ्लैट 75% ऑफ। अब खास बात क्या है सुपर क्रैश कोर्स की, 12 दिन में आपकी जैब की प्रिपरेशन बहुत आराम से हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए जाते हैं, कुछ भी अननेसेसरली नहीं पढ़ाया जाएगा। लाइव क्लासेस रहेंगी मॉर्निंग और इवनिंग। इन केस आपकी लाइव क्लास मिस हो जाती है ना, तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। और साथ के साथ बैंकल कैप्सूल कोर्स में भी आप एनरोल कर सकते हो, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस तो नहीं मिलेंगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस मिलती हैं। इन केस अगर आप लाइव क्लास नहीं लगाना चाहते हो, तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में सेशंस देख सकते हो। तो कॉन्सेप्ट नोट, सॉल्व PYQ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिलेगा, राइट। और अगर आप इंडिविजुअल ही चाहते हो, यू वांट टू टेक इंडिविजुअल कोर्सेज, जैसे आपको सिर्फ पीपीबी का बैंकर कैप्सूल कोर्स चाहिए, AFS का, AFM का या RBWM का, तो आप वो भी अवेल कर सकते हो विद 75% ऑफ। और अगर आपकी जैब की प्रिपरेशन हो चुकी है, तो आप टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हो। इसमें सॉल्व PYQ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं विद फ्लैट 75% ऑफ, राइट। तो और अगर कोई डाउट है आपको, कोई और क्वेरी है, तो व्हाट यू कैन डू, तो आप ना आपका इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो hello@edutapp.co.in, और वेबसाइट पे डायरेक्टली यहाँ से भी विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।